नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि अपने इंटरव्यू के आधा एक्सपीरियंस को मैंने पार्ट 1 में ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और कुछ टेक्निकल ग्लिच हो जाने के कारण मेरा वीडियो वहीं पे पॉज़ हो गया था, तो मैं फिर से आधे पार्ट को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ। पहले पहले पार्ट को देखिए, फिर इस पार्ट को देखिए आराम से, तो मेरे पूरे वो इंटरव्यू के क्वेश्चन्स आंसर आपको समझ में आ जाएँगे। तो जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया कि मुझसे रेस अराउंड कंडीशन के बारे में पूछा गया, और जब मैंने रेस अराउंड कंडीशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया तो मुझसे पूछा गया कि ठीक है, रेस अराउंड कंडीशन से बचने के क्या उपाय हैं? तो उसके जवाब में मैंने उनको बताया कि यस सर, रेस अराउंड कंडीशन से बच सकते हैं और बचने का उपाय है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो उन्होंने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिटेल में पूछा। मैंने उनको बताया कि इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, एक मास्टर एक स्लेव। एक को मान लीजिए एक को पॉजिटिव एज लेवल ट्रिगर करते हैं तो दूसरे को नेगेटिव लेवल ट्रिगर करते हैं, और इनसे एक इक्विवेलेंट एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। तो उन्होंने कहा क्या एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं? मैंने कहा सर एज ट्रिगर नहीं, एग्जैक्टली एज ट्रिगर नहीं, इक्विवेलेंट टू एज ट्रिगर कह रहा हूँ। कहने का मतलब मास्टर भी लेवल ट्रिगर होता है, स्लेव भी लेवल ट्रिगर होता है, लेकिन एक पॉजिटिव लेवल ट्रिगर एक नेगेटिव लेवल ट्रिगर होता है। तो जब चेंज होता है तभी तो दोनों मिला के ये इक्विवेलेंट टू एज ट्रिगर हो जाते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए मास्टर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है और स्लेव नेगेटिव लेवल ट्रिगर है, तो जब क्लॉक पल्स हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, तभी हमारा क्लॉक एक्टिव स्लेव एक्टिव होगा, और आउटपुट जैसे स्लेव के आउटपुट चेंज होगा, स्लेव के आउटपुट से ही हमारा मेन आउटपुट चेंज होता है। इस प्रकार से मैंने उनको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की पूरी वर्किंग को समझा दिया। इतना समझाने के बाद जो है इतना इस ये सब करने के बाद ही मेरा टेक्निकल जो प्योर टेक्निकल के क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है कि यहीं पे स्टॉप हो गया था। उसके बाद सविता मैडम ने कमांड अपने हाथों में लिया और उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो नॉन टेक तो नहीं थे, लेकिन टेक्निकल जैसे ही थे। मतलब नॉन टेक कह सकते हैं लेकिन टेक्निकल जैसे थे। तो उन्होंने जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था, रेडियो इंजीनियरिंग जानते हैं? रेडियो इंजीनियरिंग क्या होती है? तो मैंने कहा सर मैम, रेडियो इंजीनियरिंग के बारे में एग्जैक्टली रेडियो इंजीनियरिंग टर्म तो नहीं सुना है, लेकिन रेडियो इंजीनियर सुना है। तो बोले ठीक है, रेडियो इंजीनियर्स क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैम, आइडिया ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन रेडियो इंजीनियर्स मेरे समझ से रेडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन से लेके उनके रिसीविंग तक और बीच में प्रोसेसिंग जो होती है उसके बारे में वो स्टडी करते हैं, या उसके बारे में ही वो वर्क करते रहते हैं। बोले ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा एक्सरे क्या होता है? तो मैंने उनको बताया कि मैम, जो वेव्स होती हैं उनको उनको फ्रीक्वेंसी के आधार पे कई सारी ग्रुप्स में डिवाइड किए, कई सारे नाम दिए गए, जिसमें विजिबल लाइट्स होती हैं, पैरावैगनी रेज होती हैं, एक्सरे भी उन्हीं में से है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ग्रुप की वेव्स को एक्सरे बोलते हैं, और इनका मेन यूज जो होता है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी इनका यूज होता है। तो उन्होंने बोली और कुछ बताइए एक्सरे के बारे में। मैं बोला सॉरी मैम, अभी और ज़्यादा कुछ तो मैं एक्सरे के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है, बच्चों को मोबाइल क्यों नहीं देखना चाहिए? आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं और बच्चे मोबाइल देखते हैं, आप लोग मना करते हैं कि नहीं करते हैं? मना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल मैम, कि ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है, इसके लिए बच्चों को मना करना है, उनको अलाउ नहीं करना है कि ज़्यादा देर मोबाइल देखें। बोले क्यों नहीं देखना है मोबाइल? कुछ रीज़न बताइए, ये मत बताइएगा कि टाइम वेस्ट होता है, इसके अलावा कुछ रीज़न बताइए। तो मैं बोला यस मैम, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला तो रीज़न आपने ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम वेस्ट होता है। उसके साथ ही बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और आँखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो थोड़ा-सा मुस्कुराई, फिर बोली देखिए ये मत बताइए हमको कि बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं, चाहे इरिटेट होते हैं। आप ये बताइए, आपने जैसे बताया आँखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, तो क्यों बुरा प्रभाव पड़ता है? सच में बुरा प्रभाव पड़ता है कि बस केवल कहते हैं? हमने कहा नहीं, पड़ता है मैम बुरा प्रभाव। तो बोली क्यों बुरा प्रभाव पड़ता है? मैं बोला कि ऐसी कुछ रेज़ उसमें से निकलती हैं मैम, उस मोबाइल में से, या कुछ रेडिएशंस होता है जिसके कारण आँखों पे और उसके रेटिना पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बोली कौन-सी वो रे है? तो मैं कहा सही बात है मैम, एज़ ए इंजीनियर हमें बताना चाहिए, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मैंने ज़्यादा स्टडी इस पार्ट पे नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन सब्जेक्ट मेरा थोड़ा वीक है। तो ये अभी मैं इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि वो कौन-सी रे निकलती है और जो आँखों पे बुरा प्रभाव डालती है। लेकिन कोई न कोई ऐसी रे है जो कि निकलती है और आँखों पे बुरा प्रभाव डालती है, इसलिए नहीं देखना चाहिए। बोले ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? और बिना इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स तो सोच नहीं सकते। इलेक्ट्रिकल भी वही है, उसके रूल्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी वही है, उसके रूल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जैक्टली क्या है? तो मैंने बोला कि यस मैम, जब पहले ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक ही ब्रांच में पढ़े जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि इलेक्ट्रिकल को अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग किया गया है। और जब हम हाई पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट्स के बारे में या डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं,
सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल में आता है, और जब लो पावर कंज्यूमिंग सर्किट्स के बारे में या डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं तो दोज कम इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बोले ये बताएंगे आप, कुछ और बताइए। मैं कहा ठीक है मैम, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये भी स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर है। बोले अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम बताइए, क्या बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैंने उनको बताया कि मैम रोबोट्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, मोबाइल हो गए, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं। बोले नहीं नहीं, ये तो आप अभी बता रहे हैं एडवांस लेवल में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स बताइए। मैं उनको बोला कि मैम मेमोरी हो गया, स्टोरेज एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट। बोले नहीं नहीं, और बेसिक बताइए आप मुझे। एग्जैक्टली मुझे अब पता चल रहा है कि वो ट्रांजिस्टर भी और डायोड ट्रायोड ये जानना चाह रही थी, लेकिन मैं पूरे इंटरव्यू में वहां तक पहुंचा नहीं। तो मुझे हिंट देने के लिए बल्कि मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट बोले कि अरे यार कंप्यूटर मोबाइल बार बार आप कर रहे हो, जानते हो। मैंने कहा हाँ मैम, हाँ सर वही तो मैं बता रहा हूँ। कर हाँ हाँ, बार बार कंप्यूटर मोबाइल कर रहे हो, कंप्यूटर में क्या होता है। तो मैंने उनको बताया कि कंप्यूटर में सर सीपीयू होता है और उसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं। सीपीयू में क्या होता है। मैं कहा सीपीयू में सर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, साथ में स्टोरिंग एलिमेंट्स। करा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट थे तो उन्होंने पूछ बैठा उसी में कि दो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर ये क्या क्या होता है। मैं कहा दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। कह नहीं सेम होते हैं तो एक अलग अलग नाम क्यों दिया गया। तो मैंने बताया सर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कहने का मतलब माइक्रो कंट्रोलर में जो होता है वो जो कैलकुलेटिंग यूनिट यानी एएलयू और स्टोरिंग एलिमेंट मेमोरी वगैरह सबको एक ही चिप पे फैब्रिकेट कर देते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में हम एएलयू को अलग और उनको अलग। ये मेरी जो मुझे वहाँ रिकॉल कर पाया, ये मैंने उनको बताया कि अलग अलग चिप पे हम इसको फैब्रिकेट करते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है दोनों के आर्किटेक्चर में। तो फिर जो पहले वाले थे वो पूछे कि अच्छा ठीक है, फिर बताइए माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को मैंने बताया कि मैं सर उसमें एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और इसके अलावा कुछ स्टोरेज रजिस्टर्स होते हैं, सिस्टम बसेस होती हैं। तो फिर बोले एलयू के अंदर क्या होता है। तो मैं एलयू के अंदर डायरेक्ट आ गया कि सर ये सिलिकॉन चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई गई रहती है। करे अरे यार डायरेक्ट एलयू से आप सिलिकॉन पे आ गए, उस बीच में भी तो कुछ होता होगा। तो मैं कहा सॉरी सर, बीच में प्रोग्रामिंग होती है उनकी वेरीलॉग के थ्रू और बहुत सारे सर्किट्स उस पर बनाए जाते हैं। तो कह रहे नहीं प्रोग्रामिंग तो सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। अब बताइए बीच में। तो मैं बोला कि सॉरी सर एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं, शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ, लेकिन ऐसा है वो मतलब। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं वो नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तब मैडम ने बोला ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। अच्छा तब भी मेरे दिमाग में नहीं आया है कि ट्रांजिस्टर मैम कहना चाहिए, तो मैं ट्रांजिस्टर की वर्किंग बता दिया कि मैम ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम एम्पलीफिकेशन का होता है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने के काम आता है और साथ ही साथ में ये एज ए स्विच भी काम करता है। बोले ठीक है। अच्छा ये बताइए 12th के बच्चे पास आउट हो रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में और उनको इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए आप उनकी कैरियर काउंसलिंग करिए, स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड के लिए कि क्या क्या ब्रांच में जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कितने सारे ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच में क्या क्या काम होता है। तो मैंने बताना शुरू किया कि ठीक है मैम, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांच है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बोले नहीं नहीं ऐसे मत बताइए, आप सिविल इंजीनियरिंग बोलिए तो एक लाइन में उसका काम भी बता दीजिए। तो मैंने फिर उनको बताया कि मैम इंजीनियरिंग में जैसे आप जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बच्चों को बताऊंगा। उसमें से सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हैं तो आपको पब्लिक वर्क से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे ब्रिज है, चाहे विलेज में कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो उससे रिलेटेड वो काम करेंगे। फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काम आपका रहेगा। और अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं तो आईटी फील्ड में जाएंगे और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके काम रहेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जाते हैं तो आपका काम आईटी फील्ड में भी जा सकते हैं, सेमी आईटी ब्रांचेस हैं ये लोग, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप अपने कोर आईसी डिज़ाइन वगैरह में जा सकते हैं। और हर ब्रांच में जो है एकेडमिक, हायर एकेडमिक और रिसर्च के ऑप्शंस खुले रहते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। तो इसके बाद वो बोले कि ठीक है अब आपका इंटरव्यू हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो मैं जाते हो चूंकि मैंने एक दो क्वेश्चंस में मैंने वो बोला था, सॉरी बोला था, तो मुझको कवर अप करने के लिए मैं बोला कि थैंक यू वेरी मच मैम। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि चूंकि मैं ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 3 सेमेस्टर तक टेक्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया हूँ, इंजीनियरिंग के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि टीचर्स के पास जो है ये अच्छी बात ये होती है कि लेक्चर डिलीवर करने से पहले उनको लेक्चर को, लेसन प्लान को प्रिपेयर करने का भरपूर टाइम होता है। तो अगर उनका कोई वीक टॉपिक है या वीक सब्जेक्ट है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो उसके बाद वो लेक्चर को अच्छे से डिलीवर किया जा सकता है। तो बोलिए यस यस यस, बिल्कुल सही बात है।
तो जब ये हो गया तो मैं बोला, खड़ा हो गया कुर्सी से, बोला थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सर, तीनों लोगों को बोल के बोला आप सभी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट करके मैं पीछे की तरफ 3 कदम जाके फिर मैं मुड़ के बाहर चला गया। तो ये था मेरा पूरा ही इंटरव्यू। मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिए, उसमें भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मैं मिस कर रहा हूँ सॉरी, 1-2 क्वेश्चन में भी मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल ये था और इतना ही मेरा एक्सपीरियंस है। और अब आपको लगता है, अगर इस मेरा एक्सपीरियंस से आपको लगता हो कि आपको बेनिफिट हुआ है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ में आपको लगता हो कि मैं आपके किसी डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ या उस पर मेरी सजेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कमेंट को के आधार पे मुझे लगा कि मैं कुछ डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ, तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और इसी के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।